लड़कियां 20s 30s में शादियां करती हैं ना, तो उनको प्रेगनेंसी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो एक्सपेक्ट करती हैं तो उसके कुछ टाइम बाद ही मिसकैरेज वाला जो है ना, वो एक ट्रॉमा फेस करती हैं। माँ बनने की तैयारी 15-16 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो जाती है। लड़कियां कंसीव क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है आपके पास। आपको पता है आपके जिस्म में विटामिन डी और विटामिन ई अगर अच्छा नहीं होगा तो मास्टर ग्लैंड से एलएच और एफएसएच नहीं निकलेगा। एलएच और एफएसएच क्या करते हैं? आपकी ओवरी को जाके पैगाम देते हैं कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करो। एस्ट्रोजन अच्छा सिक्रीट होगा तो आप माँ बनेंगी। ये चीज इतनी डीप है। चाय, कॉफी या ग्रीन टी, किसको छोड़ेंगे? एक तो चाय आपके दिमाग में अलर्टनेस इंक्रीज करती है, पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट है, तो इसको तो बिल्कुल आप निकाल दीजिए। ऑलिव ऑयल यूज कर लें या देसी घी यूज कर लें या कैनोला यूज करें? कैनोला ऑयल में तो नॉर्मल कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए, आपको वो खरीदना ही नहीं चाहिए। यही पूफा जब आपकी बॉडी में जाते हैं या आपकी बॉडी के डीएनए को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सोजिश करने वाले केमिकल्स का एक तूफान खड़ा कर सकते हैं। जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे आप इसकी जितनी मर्जी मार्केटिंग देख लें, मार्केटिंग तो कोल्ड ड्रिंक की भी है, तो क्या वो अच्छी चीज है? ये 5 खाने आपके घर में हर टाइम पड़े हों। जब भी हम नाश्ता करते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बादशाहों की तरह नाश्ता आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? आपके घर में ऐसे कौन से 5 फूड आइटम्स हैं जो लाजमी मौजूद होने चाहिए? आज की इस एपिसोड में हम डॉक्टर सहर चावला से, जो कि बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि खाना बनाते वक्त ऐसे कौन से 3 कुकिंग ऑयल्स हैं जो आप अपने घर में लेकर भी नहीं आएंगे, इस्तेमाल तो बहुत दूर की बात। हमारे लाइफस्टाइल में ऐसा कौन सा मेजर ब्लेंडर है जिसकी वजह से लड़कियां शादी के फौरन बाद मिसकैरेज वाले ट्रॉमा से गुजरती हैं? अगर हमें चाय, कॉफी या ग्रीन टी में से कोई एक चीज अपने लिए चूज करनी पड़े तो वो कौन सी आपके लिए बेस्ट होगी जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे? तो ये सब जानेंगे इस एपिसोड में। इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सहर चावला वंस अगेन। आपके साथ जो लास्ट एपिसोड था वो इतना मज़े का था। ऑडियंस के ढेर सारे सवाल हैं आपके लिए और मैं चाहूँगी कि आपने उनको कमेंट भी करना है, उनके मसाइल भी सुनने हैं और उनको फीडबैक देना है कि वो कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। इसी के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत मज़े का है। वो इस तरह मज़े का है कि आज हमने हेल्थ मिथ्स पे भी बात करनी है, इसके साथ साथ हमने हेल्थ टिप्स पे भी बात करनी है। हमने टिप्स भी देनी है कि आप अपने डाइट के मुताबिक अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं, और इसके साथ हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ पे भी बात करनी है। तो एक मज़े के सवाल से स्टार्ट करते हैं और वो ये है कि अगर आपको एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, माशाल्लाह, अगर आपको मैं कहूँ कि आपने लाइफ में 4 चीज़ों में से कुछ बिल्कुल छोड़ना है, क्रॉस लगाना है, तो आप किस पे लगाएंगी? रोटी, चावल, घी या चीनी? चीनी। चीनी पे बहुत बड़ा क्रॉस। विदाउट अ सेकेंड थॉट। शुगर जो है आपके पास, रिफाइंड शुगर, सफ़ेद चीनी, दैट इज़ पॉइजन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इंशाल्लाह मैं आती रहूँगी और सब लोगों के सवालों का जवाब भी देती रहूँगी। आई फील प्रिविलेज्ड। डेफिनेटली चीनी, डेफिनेटली, बिकॉज इट इज़ अ ब्रेन किलर, इट इज़ अ बॉडी किलर, इट इज़ इम्यूनिटी किलर, तो डेफिनेटली। अच्छा, अब इसमें ना अब हमारे बड़े बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। लाइक अब बहुत सारे लोग कहते हैं आप रोटी ना खाएं, आप चीनी ना खाएं। अब देखिए ये चारों चीज़ें मैंने वो बताई हैं कि जिस पे हम सुनते हैं कि ये मत खाएं अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं, आप पतला रहना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने जवाब के साथ साथ थोड़ा सा एलेबोरेट भी कर दें कि ये चीज़ें अगर आप चीनी तो छोड़ दें, ठीक है, बहुत बड़ा क्रॉस लगा दें, लेकिन जो बाकी भी चीज़ें उसकी भी क्वांटिटी कब और कैसे कितनी लेनी चाहिए? अच्छा देखिए, घी तो अच्छी चीज़ है, वो तो छोड़ने वाली कैटेगरी में होनी नहीं चाहिए आपके पास। घी अल्लाह ताला का बनाया फैट है और अल्लाह ताला बुरे फैट नहीं बनाता। नेचर डज नॉट मेक बैड फैट। गाय का घी होता है, हमारे पास भैंस का घी होता है। जो गाय का घी है दैट इज़ द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ फैट दैट यू कैन कंज्यूम। इनफैक्ट जो लोग घी खाते हैं अप टू 4 to 6 टेबल स्पून दिन में आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो दुबले पतले होते हैं मेरी तरह, ठीक है। दूसरी चीज़ आपके पास आ गई चावल। चावल के भी मैं इतने हक में नहीं हूँ, बिकॉज चावल भी मोस्टली आपके पास स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑफकोर्स अगर आप स्लिम रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना हो तो चावल इज़ अ गुड थिंग। मगर अगेन मैं हमेशा कहती हूँ एक अनाज किसी के लिए सज़ा और किसी के लिए शफा होती है। अगर किसी को गट इशू है और वो फाइबर टॉलरेट ही नहीं कर सकता तो उसको तो मैं चावल दूंगी तो मैं हील करूँगी ना, बिकॉज दैट इज़ लो फाइबर। प्रिसाइज आंसर्स कर रही हूँ हर चीज़ के। रोटी ना खाएं, रोटी कभी भी ना खाएं, ये मैं नहीं कहती हूँ। हाँ, मैंने काफ़ी सालों से रोटी इतनी ज़्यादा नहीं खाई है, खा लूँ मैं कभी तो मैं
खा लेती हूँ मल्टीग्रेन चपाती एक अपने ही ब्रांड के आटे की छोटी सी, क्योंकि उसमें मैंने 14 अनाज शामिल किए हैं। रोटी का जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट निकला है ना वो आपके पास ग्लूटेन की वजह से निकला है, गंदम की वजह से निकला है। बिकॉज अगर आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपको गट का कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है, अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, गंदम आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, क्योंकि इन ये सारे केसेस आपके पास लीकी गट से एसोसिएटेड होते हैं। जहाँ पे आपके पास गट लीकी होता है वहाँ पे प्रोटीन्स आपको प्रॉब्लम करती हैं। ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन गंदम के अंदर मौजूद प्रोटीन है, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी ग्लूटेन सेंसिटिविटी टेस्ट पॉजिटिव आया, नहीं आया, आपको सीलियक है, नहीं है, तो ही आपने रोटी नहीं लेनी है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी गट डिसऑर्डर है, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, कोई भी आपको हार्मोनल डिसऑर्डर है, कोशिश करें आप गंदम से दूर रहें। लेकिन फिर एक अनाज किसी के लिए सज़ा है, किसी के लिए शफा है। अगर आपके जिस्म में हीट स्ट्रेस है तो मैं आपको गंदम की रोटी प्रिस्क्राइब करूँगी। इससे मैं कभी भी, मुझे समझ नहीं आती कि कोई किसी का जनरलाइज्ड प्लान ऐसे सबके लिए कैसे दे सकता है। हर इंसान का डिफरेंट प्लान होता है। जिनको हीट स्ट्रेस हो उनको गंदम का पानी पिला पिला के हम ट्रीट करते हैं, उनको देते ही गंदम का इलाज है। अब किसी के जिस्म में बलगम है, मैं उसको कभी भी गंदम नहीं दूंगी। अब अगर जी मैं बूढ़ों की बात कर लूँ, बूढ़ों के जिस्म में हमने गरमाइश पैदा करनी होती है, एनर्जी देनी होती है। ज्वार गर्म है, बाजरा गर्म है, जौ गर्म है, उनको मैं ये तीनों ग्रेन्स जो हैं वो रिकमेंड करूँगी। इसके साथ साथ अगर किसी के जिस्म की न्यूट्रल तासीर है, मकई न्यूट्रल है, उनको मैं मकई जो है वो रिकमेंड करूँगी। किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, उनको मैं बेसन की रोटी रिकमेंड करूँगी। चिकपीस का आटा जो होता है वो मैं रिकमेंड करूँगी। सो अगर रोटी खा के भी आप अपना वेट कंट्रोल रख सकते हैं। मैं अक्सर अपनी रोटी खा लेती हूँ, 14 अनाज है मेरे आटे में, जो मेरी ब्रांड है होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला। मैं एपिसोड के शुरू में बताती चलूँ कि मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए सब www.holisticwisdombysahar.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। प्रोडक्ट्स मेरे पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। हाँ, ग्लूटेन मैंने भी लॉन्च नहीं किया बिकॉज गंदम के मैं इतने ज़्यादा हक में नहीं हूँ। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम गंदम के साथ आपके पास बढ़ती एलर्जी क्यों है? क्योंकि गंदम जो है ना वो खाने के प्रोडक्ट्स को खूबसूरत बनाता है, फ्लफ़ी बनाता है। ये गंदम की रोटी खूबसूरत भी इसी वजह से होती है, ग्लूटेन की वजह से होती है। तो उसको इतना बेकरी आइटम्स में, चिप्स में, इतनी चीज़ों में ऐड किया हुआ है कि हमारी बॉडी ने ना डिफरेंट तरह के गंदम को डिटेक्ट करना और उससे एलर्जी डेवलप करना शुरू कर दिया है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर 15-20 साल, जब हम लोग बचपन से शुरू होते हैं 5-6 साल की उम्र से, और हम जंक फूड खाते रहते हैं 25-30 साल की उम्र तक, हमारी बॉडी वो जो कंटेमिनेटेड ख़राब वाला गंदम है जिसको जंक फूड और बेकरी में डाला हुआ है, उससे इतनी तरह की एलर्जीज डेवलप कर चुका होता है कि फिर जब सही गंदम भी दिया जाता है ना, उससे भी बॉडी के इम्यून सेल्स रिएक्ट करते हैं। इसलिए अब मोस्टली लोगों को गंदम से ज़्यादा एलर्जी हो रही है, क्योंकि गंदम की पमाल टाइप वाली जो फॉर्म है उसको इतना अरसा आप कंज्यूम कर चुके हैं कि बॉडी ने उसके लिए एलर्जेंस क्रिएट कर दिए हैं। मगर अगर आप वाकई इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी से ज़रा हटाना चाह रहे हैं, आप एक प्रॉपर डिटॉक्स चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेन फ्री होना पड़ता है। जब मैं इससे चाहती हूँ तो फिर 10-10, 15-15 दिन के लिए मैं भी रोटी फ्री रहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि गंदम की वजह से भी अब बहुत ज़्यादा एलर्जीज हो रही हैं। गंदम तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अब जो ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वाइट आटे का, बहुत कॉन्सेप्ट है। हम बहुत सारे लोग जो है कि सिर्फ रोटी वाइट नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, दिखने में अच्छी लगे, उसकी वजह से हम वाइट आटा बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये कैसे हमारी हेल्थ को डैमेज कर रहा है? वाइट आटा तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले भी मैं एक पॉडकास्ट पे थी, वहाँ पे भी मैंने ये बताया, गंदम की आपके पास 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। वाइट आटे को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है ना, जो रिफाइनमेंट की जाती है, उसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें से जो 2 न्यूट्रिशन वाली होती हैं और एक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली होती है। वाइट आटे में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाली लेयर है। जिस तरीके से उसको छाना जाता है ना फैक्ट्री में, दोनों न्यूट्रिशन वाली लेयर जिसमें जिंक है, आयरन है, बी विटामिन है, वो निकल जाती है। वाइट आटा फोका है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने गंदम की रोटी भी लेनी है तो आपने होल व्हीट लेनी है। जी बिल्कुल ठीक है। यानी वाइट आटा पे सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है उसका, एम्प्टी कैलोरी। बिल्कुल ठीक है। आपने बात की कि घी हम ले सकते हैं। ऑयल पे आते हैं। ऑयल अगर हम यूज़ करें तो कहते हैं कि ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, ठीक है, देसी घी यूज़ कर लें या कैनोला यूज़ करें। तो आप मुझे बताएं कि अगर हमें तीनों में से किसी एक को चूज़ करना हो तो हम किसे करें? देसी घी। और जिसको बिल्कुल भी चूज़ नहीं करना, कैनोला। कैनोला ऑयल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, मैं सबको बताती चलूँ, चाहे जितनी भी आप इसकी मार्केटिंग देख लें। कैनोला आपके पास वेजिटेबल ऑयल है। वेजिटेबल ऑयल होने का ये मतलब नहीं है कि उसमें सब्ज़ी के फ़ायदे शामिल हैं। जो कैनोला के बीज होते हैं ना, जब तक वो ज़मीन के नीचे होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको एंटी न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स बख्शे होते हैं ऐसे कि जो उनको सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से कैनोला सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अंदर जो फैटी एसिड्स उस टाइम मौजूद होते हैं, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो इतने वॉलेटाइल होते हैं, वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उनको इतनी सी भी हीट लगे तो वो फट के ऑक्सीडाइज होते हैं, डैमेज होते हैं, म्यूटेट होते हैं और ख़तरनाक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं। और सोचिए, जब आप उसमें खाना पकाते हैं उस पर और ज़्यादा हीट लगती है, जब आप उसमें फ्राई करते हैं उसमें और ज़्यादा हीट लगती है। कैनोला ऑयल में तो नॉर्मल कुकिंग भी नहीं करनी चाहिए, आपको वो ख़रीदना ही नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें हमेशा याद रखिएगा पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हीट लगने से ऐसे फटते हैं। यही पूफा जब आपकी बॉडी में जाते हैं, या आपकी बॉडी के DNA को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ यानी सोजिश करने वाले केमिकल्स का एक तूफान खड़ा कर सकते हैं। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, ओबेसिटी हो जाए, डायबिटीज़ हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, अल्जाइमर्स हो जाए, कैंसर हो जाए, सबकी शुरुआत जिस चीज़ से होती है वो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होते हैं। कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ये जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं, चाहे आप इसकी जितनी मर्जी मार्केटिंग देख लें, मार्केटिंग तो कोल्ड ड्रिंक की भी है, तो क्या वो अच्छी चीज़ है? ठीक है, ये सारे के सारे बॉडी में जाके डैमेज करते हैं। देसी घी बेहतरीन है, क्यों? और वो भी काऊ देसी घी। अगर आप वेट पुट ऑन करना चाह रहे हैं तो बफलो घी लिया करें, लेकिन अगर आप घी के वाकई सारे फ़वाइद चाह रहे हैं तो हमेशा 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी लेना चाहिए। मैं वैसे सबको बताती चलूँ कि 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी पाकिस्तान की हर लैब से अप्रूव्ड कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल मेरी ब्रांड का भी मौजूद है, जो कि मैंने भी यूज़ किया और कैसा लगा? हाँ जी, इट्स लाइक रियली प्योर, खुशबू पूरे घर में फैल गई होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, देसी घी आपके पास सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट जो होता है उसका ये मतलब होता है, दो तरह के फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। जो कैनोला ऑयल है उसमें अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें कमज़ोर कड़ियाँ मौजूद हैं जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंटर होकर उसका स्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है उसके बॉन्ड में कोई ऐसी कमज़ोर कड़ी नहीं होती जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंटर होकर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करे। जब आप ऑयल को हीट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंटर होने की गुंजाइश होती है, घी उसको एंटर ही नहीं होने देता, जबकि कैनोला एंटर होने देता है, उसका स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं होता और घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, 550 फ़ारेनहाइट समथिंग से ऊपर होता है। स्मोक पॉइंट हाई होने का मतलब ये है कि एक कुकिंग मीडियम को आप कितनी देर तक हीट कर सकते हैं इससे पहले कि उसका स्ट्रक्चर तबाह हो जाए। कैनोला ऑयल और सारे वेजिटेबल ऑयल्स का बहुत कम होता है, घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी हीट अगर आपको कभी फ्राई करना भी पड़ जाए तो आप देसी घी में फ्राई करें, 550 फ़ारेनहाइट से ऊपर उसका स्मोक पॉइंट है, तो उसका स्ट्रक्चर आपके पास डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। फिर घी में विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, आई हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए आपके पास अच्छे हैं। और क्योंकि घी सैचुरेटेड फैट है तो ये जिस्म में इन सारे विटामिन की जो एब्जॉर्प्शन, विटामिन ए, डी, ई और के, आपको डाइट में हेल्दी फैट चाहिए होता है ताकि वो जिस्म में एब्जॉर्ब हो सके, उनकी एब्जॉर्प्शन को भी बेटर करता है। फिर आपका पित्ता एक डाइजेस्टिव जूस जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करता है और लिवर उसको सेक्रीट करता है बाइल। अगर आप डाइट में सैचुरेटेड फैट्स लें तो आपका लिवर और आपका पित्ता बड़ी अच्छी हार्मनी में फंक्शन करता रहता है और आपकी डाइजेशन हमेशा अच्छी रहती है। बिल्कुल ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो हम चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी, किसको छोड़ेंगे? चाय छोड़ देंगे? हाँ, पाकिस्तान में आप कह रही हैं चाय छोड़ देंगे? मैंने भी नहीं छोड़ी है लेकिन छोड़ देंगे, बट मैं फिर भी काफ़ी बेहतर वाली चाय पीती हूँ। अच्छा, उसकी रीज़न भी बता देती हूँ। कॉफ़ी मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी को कहती हूँ, मैं दूध वाली कॉफ़ी को कॉफ़ी नहीं कहती, और दूध की वजह से ही मैंने चाय छोड़ने का कहा है। दूध का जो प्रोटीन होता है ना, केज़ीन, जब आप उसको चाय की पत्ती के साथ मिक्स करते हैं तो वो चाय के फ़ायदों को ज़ाया कर देती है। जो चाय के असल फ़ायदे होते हैं ना आपके पास, वो आपके पास ब्लैक टी के होते हैं। जो कॉफ़ी के असल फ़ायदे होते हैं वो आपके पास ब्लैक कॉफ़ी के होते हैं। जितने भी डिजीज़ फाइटिंग केमिकल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास कॉफ़ी में ब्लैक फॉर्म में और चाय में भी ब्लैक फॉर्म में प्रेजेंट है। ब्लैक कॉफ़ी बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छी है, अप टू 75 मिलीग्राम पर डे, यानी 2 कप्स पर डे आप ले सकते हैं। और ग्रीन टी तो हमें पता है ही फ़ायदों से भरी हुई, उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एपिगैलोकैटेचिन बड़े ऊपर के लेवल का एंटीऑक्सीडेंट है, इतनी सारी चीज़ें मौजूद है, तो उसको तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाय बेसिकली, और हम लोग जिस तरह इतना सारा दूध डाल के पकाते हैं, ठीक है, मैं अगर चाय कभी पीऊँ भी, मैं उसमें मेरी कुक को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है 1 टेबल स्पून से ऊपर दूध नहीं डालना, और ना ही वो उसमें 1 टेबल स्पून से ऊपर दूध डालती है। सो चाय आप छोड़ सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी की तरफ आ जाएं। या चाय के नुकसान भी होते हैं जितने, बिल्कुल मतलब हो सकते हैं। हम लोग चाय ले रहे होते हैं सुबह बेड टी, बिल्कुल हो हमने सकते हैं। पीनी है, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट के साथ चाय लेनी है, फिर हमने शाम में चाय लेनी है, फिर हमने रात में सोने से पहले भी चाय लेनी है। तो चाय के नुकसान क्या, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है जो अभी तक हमारी ऑडियंस को पता नहीं है? देखिए, एक तो चाय आपके पास एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, यानी आपके दिमाग में अलर्टनेस इंक्रीज करती है, कैफीन उसमें मौजूद। तो दोपहर के 3 बजे के बाद तो आपको वैसे भी नहीं लेनी चाहिए।
कैफ़ीन फिर वैसे भी एक कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेंट है, आपकी हार्ट बीट वगैरह भी इंक्रीज़ हो सकती है, आपको एंग्जाइटी भी हो सकती है, तो चाय अगेन इस वजह से भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। नाश्ते और खाने के साथ तो आपको वैसे भी नहीं लेने चाहिए, कम से कम इसमें 1 घंटे का वक्फा रखें, क्योंकि चाय में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डाइट में मौजूद आयरन को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, फॉस्फोरस को, इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं होने दे सकते। अगेन सुबह खाली पेट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके स्टमक में तेज़ाबियत बढ़ाएगी। कोशिश करें कि सुबह उठ के पहले पानी वगैरह पी लें, कोई आप अपना कोई अल्कलाइन फूड ले लें, केला ले लें या नींबू पानी पी लें। नींबू एसिडिक नहीं होता, नींबू इज़ द मोस्ट अल्कलाइन फूड ऑन दिस प्लैनेट, अगर आपने अपनी बॉडी अल्कलाइन करनी है, और उसके 1-1.5 घंटे बाद आप चाय पिएं। दैट इज़ द वे टू गो। एक तब ले लें और एक आप नाश्ते के 1-2 घंटे बाद ले लें, ठीक है? लेकिन अपने खाने के साथ आपने बिल्कुल नहीं लेनी, और दोपहर के 3 बजे के बाद आप बिल्कुल ना लें, आपका स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चाय अब कुछ लोग खाली मतलब फीकी चाय नहीं पी सकते, अब वो जो फीकी नहीं पी सकते उनके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है? हनी, स्टीविया, शुगर? हाँ, शुगर तो नेवर। 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया अगर आप लेते हैं, दैट इज़ द नंबर 1 ऑप्शन, एंड नंबर 2 ऑप्शन इज़ हनी। अगर आपके पास प्योर बहरहाल 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया और प्योर सिद्दर शहद मेरा भी अवेलेबल है, कोई चाहे तो मेरा भी चेक कर सकता है। देखिए जी, स्टीविया कभी भी सफ़ेद नहीं खरीदना आपने, मेरी भी ब्रांड का जब आप लोग चेक करेंगे तो वो ग्रीन पाउडर होगा, और स्टीविया की पहचान क्या होती है? एंड में हल्की सी कुड़त्तन मारता है, वो असल स्टीविया होता है। जितने भी सफ़ेद पाउडर वाले आपको स्टीविया नज़र आ रहे हैं, इन सब में मैल्टोडेक्स्ट्रोज शुगर की एक मॉडिफाइड फॉर्म इन्होंने एंटर की है उसको मीठा करने के लिए, और इसमें केमिकल भी एंटर किया, और वो ऊपर मेंशन नहीं होता। तो स्टीविया हमेशा ग्रीन लेते हैं, किसी अच्छी जगह से लेते हैं जो सारी लैब्स वगैरह से अप्रूव्ड हो, तो और स्टीविया में 0 कैलोरीज होती हैं। फिर स्टीविया आपके पास एक पौधे से निकलता है जिसको हनी प्लांट या स्वीट लीफ भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे डिजीज फाइटिंग केमिकल्स भी हैं, ब्लड प्रेशर और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और इनफैक्ट डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन इज़ हनी। हनी में बेशक आपके पास फ्रुक्टोज तो होता है, यानी नेचुरल शुगर तो आपके पास है, लेकिन उसमें बहुत सारी ग़िज़ाइयत और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, यानी उसमें शफा भी है, बट स्टिल मैं स्टीविया को हनी पर प्रेफर करूंगी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम शक्कर भी यूज़ करते हैं चाय के अंदर, तो शक्कर यूज़ करें? शक्कर के मैं हक में नहीं हूँ जी। शक्कर को अंग्रेजी में ब्राउन शुगर कहते हैं। ब्राउन शुगर की मैं आपको ब्रेकडाउन बता देती हूँ क्या होता है। ब्राउन शुगर इज़ जस्ट वाइट शुगर प्लस मोलेसिस। उसको मोलेसिस से ट्रीट किया जाता है और वो ब्राउन होती है। गुड़ इज़ अ बेटर ऑप्शन। अगेन गुड़ में भी कैलोरीज ज़्यादा है, और गुड़ को अगर आपने कंज्यूम करना हो बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में कंज्यूम करें, लेकिन गुड़ का न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, आयरन में भी बहुत रिच होती है। बिल्कुल ठीक है। चिकन, मटन, बीफ? बीफ एंड देन मटन, और चिकन तो बस ओके है, ठीक है। बीफ और मटन का जो ये ब्राउन और रेड कलर है आपके पास, वो इसलिए है क्योंकि जो मायोग्लोबिन है, जो ब्लड कंटेनिंग प्रोटीन है, उसके लेवल्स बीफ और मटन में ज़्यादा होते हैं, यानी वही ग़िज़ाइयत आपको भी ज़्यादा मिलती है। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई न्यूट्रिशनली डेंस फूड है आपके पास, तो वो आपके पास बीफ लिवर है। बीफ लिवर में जितने वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं दुनिया के किसी भी खाने, किसी भी सब्ज़ी या किसी भी फल में नहीं है। तो अगर आप सही ताकत चाहते हैं तो आप इनफैक्ट बाहर के मुल्कों में बड़ा गोश्त जो है बीफ, वो मटन से ज़्यादा महंगा होता है। हमारे मुल्क में मटन बीफ से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बीफ की ग़िज़ाइयत जो है वो मटन की ग़िज़ाइयत से ज़्यादा है। अलबत्ता बीफ को अगर मैं 9 आउट ऑफ 10 दूंगी, मटन को मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगी, और चिकन को मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चिकन मैंने आपका एक क्लिप देखा जिसमें आप बता रही थी कि चिकन तो आप ना ही खाएं तो वो बेहतर है, जिस तरह का आजकल चिकन आ रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो आप ये बताएं कि ये जो चिकन तो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मटन बीफ तो कोई ले तो ले मतलब सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन जितना हम चिकन खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए और स्पेशली लड़कियों की हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है? देखिए, चिकन अगर आप देसी ले रहे हैं और आपको अपने वेंडर पे भरोसा है फिर तो ठीक है, लेकिन मोस्टली जो आपके पास फार्मी चिकन होता है, अगर वो आपके पास फ्री रेंज नहीं है, ठीक है, वो केज फ्री नहीं है, यानी वो जो दड़बों में बंद मुर्गी हैं, उनका तो वैसे ही स्ट्रेस सिस्टम इतना अच्छा होता है कि उनसे मीट लेना और जितनी स्ट्रेस में वो फीड ले रही होती है वो वैसे ही हेल्दी नहीं है। और फिर जो फीड दी जाती है मोस्ट प्रोबेबली वो एक केमिकल होता है ग्लाइफोसेट, जीएमओ फेड सोय और कॉर्न उनको दिया जाता है। ये जो जीएमओ फेड सोय और कॉर्न उनको दिया जाता है, ये उनकी बॉडी में भी हार्मोनल और डेंजरस केमिकल चेंजेस करते हैं, और जब ये मीट आप कंज्यूम करेंगे तो वही चेंजेस आपकी बॉडी में भी होंगी। फिर मुर्गी इतने दिनों में इतने से इतनी हो जाती है ग्रोथ हार्मोन और स्टेरॉइड इंजेक्शन से कि तो डेफिनेटली व्हेन यू ईट दैट इट विल अफेक्ट योर बॉडी। और दिस इज़ वन ऑफ द मैनी रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि अब हर दूसरी लड़की को हार्मोनल इश्यूज़ हैं। और हार्मोनल इश्यूज़ हमारी डाइट की वजह से होते हैं?
और डाइट के बाद हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा आता ऑफ कोर्स आपकी देखिए जी, आप की सोच, आपकी नीयत, आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, सब कुछ आपके मुंह पे आ जाती है सब, और वो नहीं छुपा सकते आप, और वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है और वो मुंह पे आती चली जाती है। मुझे इतना अचंभा होता है देख के कि लोग सीरम्स और क्रीम्स और फेशियल्स इतने महंगे महंगे करा रहे हैं और वापसी पे जाते हुए आप बर्गर और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं। आप जितना मर्जी महंगा सीरम ले लें, जितनी महंगी मर्जी आप क्रीम ले लें, आप जब तक रात को जल्दी नहीं सोएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, अपनी स्नैकिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे, लो कार्ब नहीं होंगे, अपनी नीयत साफ नहीं रखेंगे और आप ये जंक फूड जो है इनसे दूर नहीं रहेंगे, आपकी स्किन अच्छी नहीं लगनी। आपको देख के फील होगा कि कुछ मसला है इस बंदे के साथ, और जो ये सारी चीज़ें करेगा उसको देख के भी फील होगा कि कुछ सही है इस बंदे के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंक फूड आपके पास बॉडी की प्रोटीन्स के साथ जाकर आपकी जो बॉडी की सबसे अबंडेंट प्रोटीन है कोलेजन, उसके साथ एडक्ट्स बनाता है, उसके साथ गुच्छे और कंपाउंड बनाता है। जो एडक्ट से बनाता है इसको एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स AGEs कहा जाता है। ये AGEs क्रूशियल है आपके पास बुढ़ापा और एजिंग करने में। अगर आप अपनी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली जंक फूड डाल रहे हैं और आपकी बॉडी में मुसलसल ये AGEs बन रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वक्त से पहले मुरझाने से और बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती। आप चाहे महीने का 10 लाख लगाएं अपने मुंह पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर सहर चावला, आई डोंट नो हमारी डाइट में ऐसे क्या मसाइल हैं कि अब जब लड़कियां लाइक 20s 30s में शादियां करती हैं ना, तो उनको प्रेगनेंसी इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और स्पेशली ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्ट करती हैं तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो मिसकैरेज वाला जो है ना वो एक ट्रॉमा फेस करती हैं, और वो एक दफ़ा नहीं होता, 2-3 दफ़ा तो मैंने देखा है, मतलब हो रहा है। तो इसमें बताएं कि हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल का क्या रोल है कि हम बैचलर लाइफ में किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस रखें कि नहीं भाई ये ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने एक और लाइफ को जो है ना वो बॉर्न करना है। एब्सोल्युटली, और अगर आपने और लाइफ को बॉर्न नहीं भी करना तो भी आपने अपना ख्याल रखना है। ये चीज़ें जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपकी ओवरीज को कमज़ोर करना शुरू कर देती हैं। आपका फॉलिकल ही इतना, अक्सर मैंने लड़कियों में देखा उनका फॉलिकल ही इतना मेच्योर नहीं होता कि वो आगे एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन हो सके, एग आपके पास रिलीज़ नहीं होता है, फीटस इतना अच्छा डेवलप नहीं होता है। ये सारी चीज़ें अगेन जो भी मैंने बताया, GMO फेड जो हम फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये जितने भी आपके पास चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, जंक फूड हैं, ये जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट के खाने हैं, सब में आपके पास GMO प्रोडक्ट्स हैं। जितनी भी सोया सॉसेज हैं, ये सोया सॉसेज आपके पास सारे चिप्स, बिस्किट्स और सबसे फेमस टॉप लाइन निम्कोस वगैरह, इन सब में भी आपके पास इंक्लूडेड है। अगेन लड़कियां कंसीव क्यों नहीं कर पाती हैं? क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस है आपके पास। आपके जिस्म के 2 हार्मोन बहुत प्रीडोमिनेटिंग है, एक इंसुलिन और दूसरा आपका थायराइड हार्मोन। थ्रू आउट जब आप जंक फूड लेती रहेंगी और आप स्नैकिंग करती रहेंगी, आपका इंसुलिन हमेशा ऊपर रहेगा। जब आपका इंसुलिन हमेशा ऊपर रहेगा, आपका कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन हमेशा ऊपर रहेगा। इंसुलिन और कॉर्टिसोल आपका हर वक्त ऊपर रहेगा, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कभी नॉर्मल नहीं हो सकते। कॉर्टिसोल आपका स्ट्रेस हार्मोन है और कॉर्टिसोल आपके उसी ग्लैंड से निकलता है जिस ग्लैंड से आपके सेक्स हार्मोन्स और आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स निकलते हैं। अगर आपके कॉर्टिसोल का बैलेंस खराब है तो आपके एस्ट्रोजन का बैलेंस भी आपके पास खराब है। फिर जब आप ये सारी जंक फूड लेती हैं, आपकी बॉडी से ऐसे बहुत सारे विटामिन निकल जाते हैं जिन्होंने आपके दिमाग के मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के इनिशिएटर्स भेजने थे। आपको जो मास्टर ग्लैंड है आपके दिमाग का पिट्यूटरी, वो औरत के केस में यहाँ से लुटेनाइजिंग हार्मोन LH और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। क्या आपको पता है आपके जिस्म में विटामिन D और विटामिन E अगर अच्छा नहीं होगा तो मास्टर ग्लैंड से LH और FSH नहीं निकलेगा। आपको पता है LH और FSH क्या करते हैं? आपकी ओवरी को जाके पैगाम देते हैं कि एस्ट्रोजन सिक्रीट करो, एस्ट्रोजन अच्छा सिक्रीट होगा तो आप माँ बनेंगी। ये चीज़ इतनी डीप है। अगर आपने हेल्दी फूड नहीं खाया है, आपकी बॉडी में विटामिन E नहीं है, D नहीं है, B विटामिन आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो रही है, जिंक आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग जंक फूड खाते हैं उनके जिस्म से जिंक निकलता जाता है, तो आप कैसे रिप्रोड्यूस करेंगी? चाहे आपकी बॉडी में रसौलियाँ नहीं भी बन रही हैं, आपका PCOS अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट नहीं करा, लेकिन आपकी बॉडी अंदर तो इस केओस में है ना। अब इस केओस को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी पेशेंट्स को कि देखिए जी, माँ बनने की तैयारी 15-16 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, बल्कि उससे भी पहले शुरू हो जाती है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि 30 साल की उम्र में आपने शादी की और 30 साल तक आप रातों को जाग रही थी, ना आपकी कोई वॉक थी, ना एक्सरसाइज थी, आप मूवीज़ देख रही थी, आप जंक फूड खा रही थी और अब आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगी। जिस तरह अगले दिन से आपको शादी की जिम्मेदारियां भी एक बोझ और अजाब लगेंगी, उसी तरह आपकी बॉडी जो है, अगर आप पीछे नज़्म ज़ब्त आपने नहीं मैनेज की होगी, तो आपकी बॉडी को भी आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो एक अजाब ही लगेगी, उसको भी आपके पास मुश्किल ही लगेगी। मैंने एस्ट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 हर्ब्स मैं रिकमेंड करती होती हूँ और मैंने भी लॉन्च की हैं, शतावरी और अश्वगंधा। वो मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। शतावरी आयुर्वेदा की ऐसी हर्ब है जिसमें एबिलिटी होती है बॉडी में जाके नेचुरली एस्ट्रोजन लेवल जो है उसको बैलेंस करने की। अगर ऊपर हो तो नीचे ले आता है, नीचे हो तो ऊपर ले आता है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स ने इससे कंसीव भी किया।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आगे हमारी आफ्टर मैरिज लाइफ में भी। इसके साथ हमारा एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है कि हमें जब ये मंथली वो साइकिल चलना होता है, उसके अलावा हमारा जो एक लिकोरिया का प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा और हर लड़की में होता है तकरीबन, ठीक है। तो क्या ये भी मैटर करता है कि आप कंसीव करने में थोड़ा डिले हो जाता है या मिसकैरेज वाला इशू आपको फेस करना पड़ता है? थोड़ा बहुत लिकोरिया इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर आपको 3-3 4-4 दिन लिकोरिया रहे, इट्स नॉट नॉर्मल, और ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-3 4-4 दिन तो नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 डे एंड जस्ट नॉर्मल। आई थिंक इससे ज़्यादा, अगर ये इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन डिप्राइव्ड है, आपके हार्मोन्स भी ठीक नहीं है, और इसका इलाज भी वही है, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट चेंजेस। अगेन शतावरी से बहुत सारी क्लाइंट्स का, पेशेंट्स का मैंने लिकोरिया जो है वो ठीक किया है। विटामिन ई से, विटामिन डी से, कॉड लिवर ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनोसिटॉल इसमें बहुत हेल्प करता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और साथ लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, दीज टू हेल्प। बिल्कुल ठीक है। बच्चों पे आ जाते हैं, मुझे ये बताएं कि हम बच्चों को लंच में, स्नैक में हम बहुत ज़्यादा, या तो हम चिकन नगेट्स बना के दे देते हैं, एक फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम फ्रेंच फ्राइज़ भी देते हैं। आप मुझे बताएं बच्चों के लिए हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए कि वो मजबूत, हम अपने जो बच्चे हैं उनकी हड्डियों को मजबूत कर सकें, उनको हेल्दी खाना दे सकें? देखिए, बच्चों, वैसे तो सबको ही सिर्फ मैन मेड फूड खाना चाहिए, लेकिन बच्चों को तो आपने एजुकेट भी करना है, क्योंकि अब की जो जनरेशन है ना, मैं कभी कभी कहती हूँ इन बेचारों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। हमें इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हमारे पास जब ऑप्शन ही कम थी, जब हमें पता ही नहीं था, तो हम क्या करते। अब इन बेचारों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को बहुत गेयर अप होने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को कि जो आप सारी चीज़ें बाहर देख रहे हैं, ये चीज़ें हेल्दी नहीं है, चीज़ें घर की हेल्दी हैं। ये बहुत आसान तरीका है रोकने का, सिवाय इसके कि आप उनको डांट के रोकें, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ की तस्लीम करेंगे तो वो उसकी तस्दीक भी करेंगे। बच्चों को अंडे, गोश्त, दालें, घर शुगर फ्री दलिए, ऑर्गेनिक दलिए, बच्चों को फल, सब्जियां, इन चीज़ों की आदत डालें। थोड़ी मेहनत करें बच्चों के लिए, बच्चों के टेस्ट बड्स को एक्साइट करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी डिलीशियस रेसिपीज़ क्रिएट करें। वही जो बर्गर आप बच्चों के लिए बाहर से ऑर्डर करती हैं, आप घर में रैप बना सकती हैं। अभी जैसे मैंने भी बताया कि मेरा भी मल्टीग्रेन आटा है, शुगर फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। भाई आप आटा लें, ठीक है, आप साथ थोड़ा सा बीफ बनाएं। आप केचप की जगह आप थोड़ा सा उसमें ग्रीक योगर्ट डाल सकती हैं। ग्रीक योगर्ट में आप थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकती हैं। उसमें आप थोड़े से वेजीज डाल सकती हैं। आप इसको रोल कर सकती हैं। बीफ को आप बिल्कुल बर्गर की तरह स्मैश करके तवे पे बनाएं। आप थोड़ी मेहनत तो करें। आपका बच्चा क्या उसको नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। आप वेजिटेबल्स को सौते करें थोड़ा सा, उस पर थोड़ी सी आप हल्की फुल्की स्पाइस वगैरह डालें। उस पर आप शुगर फ्री पीनट बटर यूज़ करें। पाकिस्तान में इस वक्त मेरे पास शुगर फ्री पीनट बटर अवेलेबल है। आप इस तरह की ऑप्शंस बच्चों के लिए निकाल सकते हैं। बच्चे कहते हैं जी हमने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम शेक। आप आइसक्रीम शेक मत दें, आप ग्रीक योगर्ट दें। उसमें आप 1 टेबलस्पून शहद का डालें, 1 टेबलस्पून आप ग्राइंडेड नट्स और सीड्स के डालें। मेरे पास अवेलेबल है बच्चों के लिए ग्राइंडेड नट्स और सीड्स, ब्रेन टाइट और प्रोगेन के नाम से। इस तरह की आप चीज़ें कर सकते हैं। आप और जगहों से चेक कर सकते हैं। आप उसमें शहद डालें जी, आप नट्स और सीड्स डालें, आप ग्रीक योगर्ट डालें, आप उसमें 1 टेबलस्पून पीनट बटर का डालें। क्या ये किसी आइसक्रीम शेक से कम है? ये हेल्दी चीज़ नहीं बन जाएगी बच्चों के लिए? माएँ मेहनत नहीं करना चाहती। जैसे ओवरऑल हमारी आवाम किसी चीज़ में मेहनत नहीं करना चाहती, वो सिर्फ कंप्लेन करना चाहती है और कन्वीनियंस ढूंढना चाहती है। और फिर हम जब 10-15 साल हम अपनी कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी कन्वीनियंस में रहते हैं, उसके बाद ज़िंदगी में हम वहीं फंसे रहते हैं, यहाँ हमारा नुकसान हो जाता है, तो हम कहते हैं ये क्या हो गया। तो फिर बच्चों के लिए भी लोग यही कहते हैं कि ये क्या हो गया। मैं मान ही नहीं सकती कि आपके पास, चाहे आप कितनी भी बिजी औरत हैं, आपके पास दिन में 1-2 घंटे नहीं है बच्चे का किचन मैनेज करने के लिए। बिल्कुल होते हैं इंसान के पास। टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम बहुत ज़्यादा हेल्थ मिथ्स में भी जो है ना वो इंडल्ज हुए हैं, हमें पता नहीं है। तो मुझे आप बताएं कि ऐसी कौन सी मिथ्स है जिनको हमने ब्रेक डाउन करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स ठीक करने हैं? सबसे पहले डाइट कोक अच्छी चीज़ नहीं है। डाइट कोक मेन कोक से भी बुरी है। डाइट कोक में आपके पास एस्पार्टेम होता है। एस्पार्टेम पे अब मैं नहीं कहती, प्रॉपर बायोकेमिस्ट्री रिसर्चेज हो चुकी हैं कि आपके पास पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो इसको तो बिल्कुल आप अपनी उससे जो है ना वो निकाल दीजिए। दूसरा, खाने के बाद फल नहीं खाते हैं। कुछ ही मैं मिथ्स बता दूँ। फ्रूट डिज़र्ट नहीं होता। फ्रूट में आपके पास कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट आपके पास फर्मेंटेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है। उससे पहले आपने प्रोटीन लिया होता है। प्रोटीन प्यूट्रिफिकेशन के प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है। इन दोनों प्रोसेसेस को कभी भी मिक्स नहीं करते। फल अगर आपने खाना भी है तो वो 45 to 40 मिनट्स के बाद आप खाएंगे।
तीसरा, कभी भी फ्रुक्टेरियन डाइट पे नहीं जाते हैं। ये वाली डाइटिंग आपने कभी भी नहीं करनी कि आपने पूरे दिन में सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को फैट भी चाहिए। आपने फ्रुक्टेरियन डाइट पे कभी भी नहीं जाना, ना ही आपने कभी भी सिंपल एग डाइट पे जाना है, और ना ही कभी भी आपने VLCD, वेरी लो कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। जो भी डाइट्स 1000 कैलोरी से नीचे होती हैं या 700 कैलोरीज या 300 कैलोरीज की होती हैं, वो VLCD होती हैं। इनको कभी भी ना किया करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर हम डेली एग खाते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। नहीं, ये भी मिथ है। देखिए जी, एग में आपके पास जो फैट होता है, एग में आपके पास गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसके साथ एग में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एग की जर्दी में आपके पास कोलिन होता है। आपको पता है कोलिन क्या है? अभी जरा इस वक्त सारे बैठ के गूगल करें। कोलिन दुनिया का सबसे बड़ा लाइपोट्रोपिक एजेंट है। लाइपोट्रोपिक कहते हैं फैट कटर। आपको पता है कोलिन किस चीज़ में मौजूद है? बड़े गोश्त में और अंडे की जर्दी में। इसके अलावा कोलिन कहीं मौजूद ही नहीं है डाइट में इतनी अमाउंट में। अंडे, जिस चीज़ में फैट कटर है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा सकता है? आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्रीमियम फॉर्म डिकोसाहेक्सानोइक एसिड, DHA, EPA, आइकोसापेंटानोइक एसिड अंडे की जर्दी में मौजूद है। तो अंडे से कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया? अंडे से सिर्फ उन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, इकरा, जिन लोगों को अंडे से फूड एलर्जी होती है। वो तो अगर मुझे सी फूड से भी एलर्जी होगी तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अंडे से अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता। डिटॉक्स वाटर, क्या ये एक वाकई आपको हेल्प आउट करता है वजन कम करने में, कि एक ट्रेंड है? करता है, अगर आप बाकी चीज़ें भी फॉलो करें, और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने में भी हेल्प करता है। पुदीना, अदरक, हल्दी, सीड्स, ये अल्लाह ताला की बनाई ऐसी चीज़ें एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? अच्छा, अगर हमें ब्रेकफास्ट स्किप करना हो तो क्या ये हेल्दी हो सकता है हमारे लिए? बहुत हेल्दी हो सकता है हमारे लिए। अच्छा, लेकिन सब कहते हैं कि नाश्ता करो बादशाहों की तरह, और दोपहर का खाना खाओ वजीरों की तरह, और रात का खाना खाओ नौकरों की तरह। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप नाश्ता उठते ही ना करें ना। अगर आप सुबह 5 या 6 बजे उठे हैं तो आप नाश्ता 10-11 बजे करें बादशाहों की तरह। लेकिन वो बादशाहों का ये मतलब नहीं है कि सामने एक निहारी की प्लेट पड़ी, एक पाए की प्लेट पड़ी और 3 कुलचे पड़े हैं। उसका मतलब है कि जी ठीक है, आपने अंडे खा लिए हैं, और आपने अगर ये कहा जाता है नाचा बादशाहों की तरह करो, तो ये भी कहा जाता है भूख रख के खाओ, और वो ज़्यादा ज़रूरी है भूख रख के आपके पास खाना। और उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन नीचे जाता है, 7 बजे के बाद तो आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है वो 30% नीचे चल जाता है। आपकी वो भी नीचे जानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं, अगर आपको दिन में 3 बार भूख नहीं लगी तो आप 3 बार ही खाएं। अगर आपको नाश्ते के बाद भूख नहीं लगी, अगले दिन सुबह तक आप मत खाएं, भूख लगने का इंतज़ार करें। स्टार्ट लिसनिंग टू योर स्टमक। बिल्कुल ठीक है। अब हम हेल्थ टिप्स पे आते हैं। मुझे बताएं कि अगर हमने अपने घर के अंदर कोई 5 खाने हर वक्त रखने हों, कौन से वो फूड आइटम्स होंगे कि ये 5 खाने आपके घर में हर टाइम पड़े हों, ताकि आपके बच्चों का दिल करे जब भी वो खाएं, आपका अपना दिल करे जब भी, तो वो खाने लाजमी आपके घर में। अनाज भी आ सकता है इसमें। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, एक तो आपके पास रोटी होनी चाहिए ग्लूटेन फ्री, अच्छी मल्टीग्रेन। दूसरा, आपके पास हर वक्त घर में अंडे होने चाहिए। तीसरा, हर वक्त आपके पास घर में गोश्त होना चाहिए। चौथा, आपके पास हर वक्त कुछ सब्जियां होनी चाहिए कि आप जो है उसका सैलड बना सकें। और पांचवा, आपके पास आजकल गर्मियों का सीज़न है तो मौसम का फल की 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सीड्स कितना रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी लाइफ में? क्योंकि आम घरों में सीड्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है अभी, फिर भी कोई 4-5 साल से लोगों को पता चलने लग गया है कि कोई सीड्स होते हैं, कोई चिया सीड्स हैं, कोई पंपकिन सीड्स हैं। अदरवाइज कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सीड्स का। देखिए, तो ये सीड्स का रोल क्या है? सीड्स आपका ग्रोसरी एसेंशियल है। मैंने खुद अभी अपने सारे सीड्स लॉन्च किए हैं। पंपकिन सीड्स भी हैं मेरे पास, फ्लैक्स सीड्स भी हैं, चिया सीड्स भी हैं, सनफ्लावर सीड्स भी हैं, मिक्स सीड्स भी हैं। और इसकी रीज़न आपके पास ये है कि हार्मोनल बैलेंस में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपकी दिमाग की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। खास करके आपके पास जो चिया सीड्स होते हैं आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको पता है, औरत के हार्मोन बैलेंस करने के लिए जो लिग्निन है, बड़ा इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो जिस चीज़ में पाया जाता है वो फ्लैक्स सीड में आपके पास पाया जाता है। मेरे पास जो मर्द हजरात पेशेंट्स आते हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के, उनके डाइट प्लान में मैं पंपकिन सीड्स इंक्लूड करती हूँ। पंपकिन सीड्स में आपके पास ऐसे केमिकल होते हैं जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में हेल्प करते हैं। सनफ्लावर सीड्स आपके पास वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ई ऑन दिस प्लैनेट है। फिर आपके पास चिया सीड्स, दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर, दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और आपके पास ये जितने भी सीड्स हैं ये फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स, अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड से पैक्ड है। अब तो अल्लाह का शुक्र है लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ रही है, लेकिन आप आदत डालें कि आपके पास हर वक्त सीड्स पड़े हों। फिर सीड साइकिलिंग पर एक बार मैंने
वीडियो भी की थी, उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया था। जिन बच्चियों को PCOS है, जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, जो लड़कियाँ कंसीव करना चाहती हैं, सीड साइकिलिंग आपकी ज़िंदगी में एक रहमत है जो कि फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स से की जाती है। इसका तरीका मैंने समझाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, लोग चाहें तो उसको सीख सकते हैं तरीके को। डॉक्टर सहर चावला, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी आपसे और हमारी ऑडियंस तो सीखती है, आपको पसंद करती है जब भी आप आती हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस सेशन के हवाले से, इस एपिसोड के हवाले से, कि ये देखना कितना इम्पोर्टेंट है। आज की सेशन बहुत ख़ास था क्योंकि आज का सेशन बहुत आम बातों पे था, और आम बातें हर जगह पे प्रिवेल कर रही होती हैं, ख़ास बातें कहीं कहीं पे भी होती हैं। आज की सारी आम बातें आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुननी है क्योंकि हर घर के किसी मसले का हल आज के सेशन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें चेंज करके अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।